नमस्कार। खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। और सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली में हुए जल संकट की, लेकिन उसके बाद बहुत सी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं जिन पर बात करना भी जरूरी है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने पर हिमाचल सरकार ने यू टर्न ले लिया है। अब सोचिए कि एक सरकार, एक राज्य की सरकार जो ये कहती है कि हमने तो पानी लगभग छोड़ दिया है, हम तो पानी दे रहे हैं, हरियाणा पर ही बात डाल दी गई थी, लेकिन अब यू टर्न ले लिया गया है, ऐसी बात निकलकर सामने आई है। दिल्ली को पानी देने के बयान पर अब पलटी मारी है। प्रदेश के पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। दिल्ली को अतिरिक्त जल की आपूर्ति नहीं कर सकते। और अगर आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस जानकारी से इत्तेफाक ही नहीं रखेंगे। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा, हमारे पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं। पानी देने के अपने पूर्व बयान को वापस लेती है सरकार। अब ऐसे में सवाल यह है कि पहले क्यों कहा गया था, हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया गया था कि हम तो देने के लिए तैयार है, हरियाणा रास्ता है, हरियाणा देगा आगे पानी, और हथनीकुंड बैराज से पानी आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। ये तो सपने दिल्ली की सरकार देखने लग गई थी। सब कुछ हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दिया गया। इधर दिल्ली सरकार भी हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रही थी, हिमाचल सरकार भी हरियाणा को बोल रही थी। अब हरियाणा सरकार क्या करे, जब पानी नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ाएंगे। और हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा के सिंचाई मंत्री की बात करें तो पहले कह चुके हैं कि हम तो उनके हक से ज्यादा पानी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि ना तो उत्तर प्रदेश अतिरिक्त पानी दे रहा, ना हिमाचल प्रदेश दे रहा, ना हरियाणा दे रहा है। पंजाब की बात इतनी नहीं होती है क्योंकि सरकार तो वहां आम आदमी पार्टी की, राजनीति समझिए आप। लेकिन असल बात दिल्ली वासियों की, हम तो चिंता दिल्ली वासियों की करते हैं। इसलिए इस खबर को बहुत तफसील से समझना जरूरी है, गहराई तक जाना जरूरी है और इस पर बात करना जरूरी है। सबसे पहले मैं प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो के पास लिए चलूंगा आपको। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं हरियाणा से, वो अपनी बात को सामने रखेंगे, जानकारी सामने रखेंगे। दोनों हमारे दिग्गज सहयोगी आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं, खुद मैंने अपने कानों से सुना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो कुछ और बात कह रहे थे, लेकिन अब ये जो जानकारी निकल सामने आ रही है इस पर यकीन सा नहीं हो रहा है। एक सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता है कि पानी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब बात निकलकर अब सामने आ रही है तो अतिरिक्त पानी अब है ही नहीं है। ये कैसे होगा? ये हैरानगी वाला एक, मैं कहूंगा, बयान होगा। और हैरानी वाली ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ बात कही गई है और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 6 जून को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश था और उसने कहा था कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक पानी, अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए रिलीज करेगा। और जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई हैं, जल संकट गहराया हुआ है, तो ऐसे में राहत देने के लिए हिमाचल प्रदेश अपना अतिरिक्त पानी यहाँ देगा। लेकिन इसमें जो बात सामने आई, जिस तरह से पिछले कल भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और उसमें जो एडिशनल एडवोकेट जनरल वहां पर गए थे हिमाचल प्रदेश की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जो यहाँ पर कहा था उस बात को हम विड्रॉ करते हैं, उसको हम वापस लेते हैं, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। ये कहा गया था कि हमारे पास अतिरिक्त पानी है। तो ये एक मैं जब वक्त से चली थी, उसके बाद जब पॉलिटिकल रिएक्शन हुए, मुख्यमंत्री से जब ये बात पूछी गई तो वो एक बात का जिक्र बार बार कर रहे थे और हमने पहले भी इस बात को लेकर चर्चा की है। जब अतिरिक्त मुख्य सचिव शर्मा का बयान आया था, उन्होंने ये कहा कि हम पानी देने के तैयार है, लेकिन जो एज पर एग्रीमेंट, यानी हमारा जो एग्रीमेंट बना हुआ है 137 क्यूसेक पानी देने का, वो पानी हम देंगे। और वो भी एग्रीमेंट के हिसाब से जो 2019 का एग्रीमेंट है दिल्ली सरकार के साथ, हिमाचल ने कितना पानी देना है और सीजन के हिसाब से कितना पानी देना है। यानी जब जून का महीना है तो 137 क्यूसेक का है, अब बाद में बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है, इस तरह का एग्रीमेंट है और उसी हिसाब से हम पानी लेंगे। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ी और ये बात सामने आई कि हरियाणा सरकार जो से पानी उठाता है, उसमें पानी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जो पानी पहुंचाने में मदद करें, हथनीकुंड बैराज से जब पानी ले जाना है। तो ये सारी बातें हुई है और मुख्यमंत्री इस बात पर अभी भी अड़े हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट है हम उसके हिसाब से पानी देंगे और हमने पानी छोड़ा हुआ है। लेकिन बात पिछले कल जब उठी, इस सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार ने ये कहा कि हम पुराने जो एफिडेविट है उसको हम वापिस लेते हैं कि हम हमारे पास अतिरिक्त पानी है, हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन जो है वो पानी हिमाचल देता रहेगा। इस तरह की बात हुई है। अब देखना यह है कि इस पर सियासत आगे क्या होती है, कि सियासत अब शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार भी आरोप लगा रही है, हरियाणा सरकार भी दिल्ली पर और हिमाचल सरकार के बीच में है। तो इसमें अब आने वाले समय में सोल्यूशन क्या हो सकता है,
क्योंकि मुख्यमंत्री का पहले भी एक बयान आया था, उसमें ये उन्होंने ये कहा कि जो एक्स्ट्रा था वो हम जो है फ्री में नहीं देंगे, यानी उसकी कॉस्ट चार्ज। तो क्या उसमें बात बनी नहीं बनी और इसकी क्या बात है, ये सारी इसमें कई चीजें जो है आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। लेकिन ये जरूर है कि अब हिमाचल ने ये क्लियर कर लिया है कि हम अतिरिक्त पानी दिल्ली को नहीं देंगे। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़े हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हरियाणा इस पर क्या सोच रहा है? जो दिल्ली में जल संकट है, हरियाणा को लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी कई बार कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं। यहाँ राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी तीखा जवाब दिया था, पलटवार किया था। सिंचाई मंत्री ने भी कुछ बातें रखी थी। हमारे दर्शकों को समझाइए कि दोनों जो सरकारें हैं वो इस मसले पर जो कह रही हैं वो तकनीकी तौर पर असल में कौन सही और कौन गलत, इस कसौटी पर कौन खरा उतर रहा है? देखिए कमल, इसमें ये समझने की जरूरत है कि कितना क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली को जाता है, कितना हरियाणा को मिलता है। इस तरीके का जो करार है वो अपर यमुना बोर्ड की तरफ से जो है वो देखा जाता है और इसको लेकर के करार जो है वो किया हुआ है। करीब 4,500 कुछ क्यूसेक जो पानी है वो हरियाणा को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पानी है 350 क्यूसेक के आसपास जो पानी है वो हिमाचल के पास रहता है, हालांकि वो इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए 137 क्यूसेक पानी देने की बात इससे पहले हिमाचल की तरफ से शायद कही गई थी। और इसी तरीके से जो पानी है वो दिल्ली को भी इसी तरीके से दिया जाता है करार के तहत। अगर हम बात करें अलग अलग इसको लेकर के जो मात्रा है वो फिक्स की गई है। अब दिल्ली की जहां तक बात की जाए तो हरियाणा से जो दिल्ली को जो पानी जाता है वो करीब 750 क्यूसेक का जो करार है वो किया हुआ है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि 1050 क्यूसेक के आसपास जो पानी है वो हरियाणा दिल्ली को दे रहा है, यानी जो निर्धारित मात्रा है उससे अतिरिक्त पानी हरियाणा पहले ही देने का काम कर रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब दिल्ली ने इस संकट को लेकर के बात कही थी कि जल संकट की स्थिति बनी हुई है, तब हरियाणा की तरफ से बात भी कही गई थी और हिमाचल की तरफ से कहा गया था कि 137 क्यूसेक पानी जो है उसके हिस्से में उसके पास अतिरिक्त है जो इस्तेमाल नहीं होता है। तो लेकिन इस बयान को वापस ले लिया गया और इससे संबंधित जो बात राजनीतिक तौर पर आई उसको लेकर के हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी लगी है। तो अब अगर हम बात करें, मसला यहाँ पहुंच चुका है यू टर्न लेने के बाद हिमाचल सरकार के कि अपर यमुना बोर्ड जो है वो इन राज्यों के साथ बैठक करेगा और ये कहा गया है कि मानवीय आधार पर अगर पानी मांगा जाए तो कोई रास्ता जो है वो इसको लेकर के निकल सकता है। अब आज इसको लेकर के बैठक का समय जो है वो निर्धारित किया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस प्रकार की एक बैठक की जाए और उस बैठक में इसका हल निकाला जाए कि किस तरीके से दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है जी मानवीय आधार पर दिल्ली की किस प्रकार लेकिन से ये सब मदद तो की जा ठीक है सकती जितेंद्र, कि दिल्ली को पानी आप मिल इस पर क्या कहेंगे? एक राज्य पहले कहता है ठीक है हम पानी दे रहे हैं और फिर यू टर्न मार लेता है और कहता है कि हमारे पास अब पानी अतिरिक्त है ही नहीं देने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? बाकायदा बयान भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी बात कही गई है और फटकार भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए बिल्कुल इसको लेकर के जैसे पहले बात सामने निकल कर आई थी, क्योंकि मौसम गर्मी का है और ऐसी गर्मी में कब पानी की स्थिति जो है आगे आवश्यकता पड़ जाती है, इस बात को सभी जो राज्य है वो निर्धारित तौर पर मान करके चलते हैं कि आगे किस प्रकार की मात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी भले ही पानी की मात्रा हो, क्योंकि जिस तरीके से अब इसमें ये देखना होगा कि भाखड़ा नंगल जो डैम है वहां पानी को लेकर के क्या स्थिति है, कितना पानी होना चाहिए और जो एलोकेशन है वो उस मुताबिक एलोकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आगे अगर पानी जा रहा है तो किस मात्रा से पानी जा रहा है और जो कैनाल चैनल है उसकी मात्रा कितनी है, कितने पानी को लेकर के आगे चल सकता है। ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। और जो यू टर्न लिया गया है इसको लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि क्योंकि ये मसला कोर्ट का है, राजनीतिक तौर पर बयान देने का नहीं है, और कोर्ट में इस प्रकार का बयान जब दिया गया उस पर कोर्ट की तरफ से भी अपनी सख्त टिप्पणी की गई थी कि इस प्रकार की बात आपने पहले कही थी और अब इस बयान को वापस लिया जा रहा है। तो इसके बाद अब मानवीय आधार पर जो है अपर यमुना बोर्ड को पूरे तौर पर यह तय करना है। पहले भले ही ये बात कही गई थी, लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण थे या फिर हिमाचल ने भी आने वाले जो गर्मी का सीजन जो लगातार आगे बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का बयान दिया। ये तमाम चीजें सरकार के अंदर का विषय है, लेकिन ये जरूर है कि पहले ये बयान देना या फिर कहीं कि पहले इस बात को कहना सुप्रीम कोर्ट में 137 क्यूसेक पानी अतिरिक्त है और वो दे सकते हैं, और उसके बाद उस हलफनामे को वापस लेना, ये दर्शा रहा है कि इसको लेकर के
कुछ ना कुछ तब्दीली जो है सरकार के अंदरूनी स्तर पर इसमें जरूर हुई है। प्रदीप, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आपसे बाद में बातचीत होगी और जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन आप दोनों को और दर्शकों को मैं सुनवाना चाहता हूं। 3 बयान कल सामने आए थे, लेकिन उनमें से मैं तीसरा बयान ही सुनवाऊंगा दर्शकों को। इस पानी के मसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा था, पहले एक बार सुनिए जरूर। को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते और जितना पानी है ना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका हुआ नहीं है। या तो अधिकारी ने मुख्यमंत्री से तमाम डिटेल्स शेयर नहीं की, या फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत जल्दबाजी में यह बयान दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी उन्होंने कही कि पुण्य का काम है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा पानी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में एफिडेविट जो दिया गया था वापस लेना पड़ा, फटकार फिर भी लगी, और समझ नहीं आ रहा था मुख्यमंत्री को पहले कि फटकार क्यों लगी। लेकिन अब जरूर समझ आ रहा होगा कि पहले आप क्या कमिटमेंट करते हैं और बाद में आप क्या करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक और अहम खबर की। चंडीगढ़ में पद्मश्री अवार्डीज से मुख्यमंत्री सैनी आज मुलाकात करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 12 बजे कुरुक्षेत्र रवाना होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, और पंचकुला में भी उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इससे पहले इस समय कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा बातचीत ज्यादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जानते हैं ज्यादा समय नहीं है चुनाव को लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जो असल जानकारी जो कार्यकर्ता ही दे सकते हैं उनसे ही बातचीत की जाए। और भी उनके कार्यक्रम है, जानकारी लेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम आज के हैं, बहुत संक्षेप में एक एक करके उनकी खासियत और उनके मायने समझाइए। देखिए, बिल्कुल कमल, अभी करीब 10 बजे का वक्त हो चुका है और पद्मश्री अवार्डी जो है उनसे मिलने को लेकर के वक्त रखा गया था, और उम्मीद है कि उनसे जो मुलाकात है वो अब शुरू हो गई होगी, क्योंकि सीएम आवास पर ही मुलाकात होनी थी। इसके बाद करीब 12 बजे कुरुक्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को रवाना होना है। करीब 1:30 बजे के आसपास जो जानकारी है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले पंचकुला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। देखिए, अब लगातार अगर हम बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि जो भी कार्यकर्ताओं की जो बात है, विधायकों की जो बात है, वो अपने आप में जनता की आवाज समझते हुए नायब सैनी सरकार जो है वो बड़े फैसले करते हुए नजर आ रही है। गरीबों को लेकर के जहां हैप्पी योजना की शुरुआत जो है हरियाणा रोडवेज में की गई है, वहीं उसके बाद जो दूसरा फैसला है, हमने देखा कि किस प्रकार से जो 100 वर्ग गज के जो प्लॉट है वो बीपीएल परिवारों को देने का काम किया था। हालांकि इसको लेकर के भी सियासत देखने के लिए मिली थी। उसके बाद कल हमने अपने दर्शकों को एक और जानकारी दी जो प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी हुई थी। 50 गज तक की रजिस्ट्रियां जो हैं वो होने की जो बात है वो कही गई थी कि अब 500 गज में से 50 गज तक की भी जो रजिस्ट्री है वो अलग अलग की जा सकेंगी। इससे पहले ये प्रावधान नहीं था। एनडीसी यानी कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट के बगैर भी जो रजिस्ट्रियां हैं वो हो सकेंगी, और 433 कॉलोनियां जो है उन्हें नियमित करने की बात जो है वो की गई थी। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, और इसको लेकर के लगातार विधायकों से, अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, और उस आधार पर तुरंत फैसले करने का काम नायब सैनी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि इस प्रकार के जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो सरकार के प्रति किसी प्रकार का रवैया जो है लोगों के बीच में नकारात्मक तौर पर बनाती है, उन सभी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, ताकि जब चुनाव में जाया जाए तो एक बेहतर व्यवस्था को लोगों के समक्ष इस प्रकार से रखा जा सके कि इस प्रकार की जो भी त्रुटियां थी उन्हें दूर कर लिया गया है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के भी ये कहा गया कि किस प्रकार से इसको लेकर के व्यवस्था बनाई जाएगी। कल यूएलबी मिनिस्टर की तरफ से इसको लेकर के प्रेस वार्ता भी की गई थी, और पोर्टल व्यवस्था को लेकर के भी लगातार ये कहा गया है कि जो जिले के जो डीसी है वो सुबह समाधान शिविर जो है 9 से 12 बजे तक जो है लगाए। तो ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार के फीडबैक्स को लेकर के आज जो कुरुक्षेत्र दौरा है उसमें भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात नायब सैनी की तरफ से की जा सकती है, और लगातार अपने कार्यकर्ताओं में दम भरने का काम जो है
मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी नायब सैनी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ ज्वाइनिंग भी इस प्रकार की देखने के लिए मिली थी। तो इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि ये फीडबैक प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और उस फीडबैक प्रोसेस में बगैर देरी किए सरकार जो है लगातार बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रही है। और आज भी मुख्यमंत्री नायब सैनी इसी को लेकर के आज कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में, विधायकों के बीच में या फिर अपने जो समर्थक है उनके बीच से जो भी फीडबैक आ रहा है उसमें बिना देरी किए सरकार जो है अहम कदम उठाने का काम करते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसी प्रकार की बैठकों का ये नतीजा है। धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल उपचुनाव की बात करते हैं। बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से एक वो कमिटमेंट पूरी की है जो उन्होंने 6 सीटों पर उपचुनाव में की थी। दरअसल जो बागी हुए थे कांग्रेस से नेता, उनको टिकट 6 जो सीटों पर चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसमें टिकट दिया था क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और ठीक यहां पर हिमाचल प्रदेश में हुआ, 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं और उन्हीं को टिकट दिया गया। बीजेपी ने 3 जो पूर्व निर्दलीय विधायक हैं उनको टिकट देकर बता दिया है कि उनकी रणनीति साफ है कि जो विधायक पहले थे उन्हीं को टिकट देना है। और इन्होंने जब अपने स्तर पर एक कहेंगे हम रिस्क लिया है, पहले भी हमारी बातचीत इस पर हुई है, हमने जानकारी दी है, क्योंकि ये विधायक थे, इन्होंने खुद अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, एक पार्टी जो इनकी बीजेपी, और फिर ये चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को फिर से आजमा रहे। नाम एक बार बता दें आपको, होशियार सिंह है जो कि 13 से चुनावी मैदान में फिर उतरे हैं। केएल ठाकुर हैं, वो चुनावी मैदान में फिर उतरे हैं। 10 जुलाई को मतदान है। आशीष शर्मा की बात भी हो रही है। तीनों के चेहरे हमने आप पहले भी दिखाए, एक बार फिर से आपके सामने वो चेहरे रखते हैं। प्रदीप ठाकुर भी हमारे से जुड़े, हमारे ब्यूरो, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। प्रदीप, बहुत संक्षेप में आपसे मेरी पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये जो 3 सीटों पर उपचुनाव है, ये प्रदीप आने वाले वक्त के लिए जो भी जीतेगा, खासकर मैं तीनों सीटों की बात करूं, चाहे कांग्रेस के खाते में जाए या बीजेपी की, आपको लगता है कि जब अगले फिर चुनाव होंगे तो उसमें एक दूसरे से ऊपर राजनीतिक तौर पर जाने की बात होगी, एक दूसरे से ज्यादा हावी होने की बात होगी कि अंत में देखिए ये उपचुनाव था और हमने जीत दर्ज की है? दोनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने पूरी तरह से अपने आप को साबित किया और अपनी जीत को बड़ी जीत बताया, कांग्रेस पार्टी को पीछे बताया, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर खुश थी कि हमने 6 सीटों में से उपचुनाव की 4 में जीत दर्ज की है। तो ये जो 3 सीटों पर उपचुनाव है, बहुत अहम आप मानते हैं राजनीतिक तौर पर हिमाचल प्रदेश की? बिल्कुल, देखिए राजनीति के लिहाज से काफी अहम है ये तीनों चुनाव, और इससे पहले भी 6 उपचुनाव हुए, वो काफी भी मायने रखते थे हिमाचल की सियासत में। और जिस तरह से सरकार पर एक संकट था कि अस्थिर है, असुरक्षित है और बहुमत नहीं है, ये सारी बातें थी, क्योंकि अगर उस वक्त हाउस के हिसाब से देखा जाए तो बेशक बहुमत था, लेकिन 68 की देखें तो उस वक्त 34 सीटें कांग्रेस के पास, जबकि 35 चाहिए थी। अब कांग्रेस सुरक्षित है, 38 सीटें हो चुकी हैं, लेकिन अब कांग्रेस की कोशिश यही रहेगी कि 2022 का हमारा मैंडेट यानी जनादेश मिला था 40 सीटों का, उसको उससे प्राप्त पहुंच जाए या फिर उसको पार कर जाए। अगर तीनों सीटें जीतते हैं तो 41 हो जाएंगे, 2 सीटें जीतते हैं तो 40 हो जाएंगे और 2022 के बराबर हो जाएंगे। और इनको कहने के लिए बात रहेगी कि हमें जनता ने फिर से उसी जनादेश पर पहुंचा दिया है जो 2022 में मिला था। अगर ये 3 सीटें बीजेपी जीतती है या ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती है तो काफी संख्या बल बढ़ेगा। 2022 में 25 सीटें लेकर आए थे, अब उनके पास 22 हो गई है, 2 और जीतते हैं तो 29 हो जाएगी, 3 जीतते हैं तो 30 हो जाएंगे, तो इनका भी संख्या बल बढ़ जाएगा। तो ये अपने अपने तरीके से राजनीतिक क्षेत्रों में जाकर, अपने हलकों में जाकर कह सकेंगे, प्रदेश की जनता को समझा सकेंगे कि हमारा जो संख्या बल है वो बढ़ रहा है, सरकार का के प्रति लोगों का कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों सीटें बीजेपी जीतती भी है तो उस सूरत में भी सरकार को संकट नहीं है, पर्याप्त बहुमत है, इससे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन अब पार्टी के भीतर किसी प्रकार का कोई नाराजगी का भाव ना हो, पार्टी के अंदर ये तरह की बातें ना हो, राज्यसभा चुनाव जैसी स्थिति ना बने, इससे अब पार्टी ने बचना है। अब देखना यह होगा कि ये 3 निर्दलीय जो इस्तीफा देकर गए हैं उनको जनता कितना स्वीकार करती है, वो अपनी बात जनता को समझा पाते हैं या नहीं, क्योंकि इन तीनों को भी यही लग रहा था कि निर्दलीय के तौर पर हमारा राजनीतिक भविष्य कितना लंबा चल सकता है। पहला मौका है हिमाचल में जब होशियार सिंह बतौर निर्दलीय दूसरी बार जीत कर आए। अमूमन हिमाचल में निर्दलीय जो विधायक जीत कर आता है वो
दूसरी बार चुनाव में जीतता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इन तीनों ने सोचा होगा कि हमें भाजपा की शेल्टर मिल रही है, तो हम के साथ खो लेते हैं। और अब चुनाव है, तो अब उसमें परीक्षा होनी है, जनता भी जी प्रदीप, तीनों की बातों को सुनेगी और उनके साथ साथ कांग्रेस की बात को भी, मुख्यमंत्री की बातों को भी। देखना ये होगा कि 10 जुलाई को फैसला किसके पक्ष में करती है। प्रदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उत्तराखंड में 2 सीटें ऐसी जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, इसलिए आपके सामने खबर की टैटक में इस खबर को लेकर आया है। उपचुनाव के लिए 2 सीटों पर जो उपचुनाव उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान यहां भी कर दिया है। कांग्रेस से कदम आगे बीजेपी इस मामले में तो रहती है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र सिंह भंडारी का नाम आया है सामने और नाम चल रहा था आगे, लेकिन मंगलोर सीट की बात करें, किसी ने सोचा नहीं था कि करतार सिंह भड़ाना को टिकट मिल सकता है। 10 जुलाई को मतदान है और 13 जुलाई को मतगणना है। 2 चेहरे बीजेपी के उम्मीदवारों के आपके सामने हैं। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, एक तरफ राजेंद्र सिंह भंडारी जो कि बद्रीनाथ विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, कांग्रेस उम्मीदवार को चुनौती देंगे। इधर करतार सिंह भड़ाना पर भरोसा जताया बीजेपी ने। लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा ऐसा हुआ कि अदला बदली पार्टियों की हुई, नेताओं ने अपना राजनीतिक भविष्य तय किया। बीजेपी में भी कई नेता आए और अब जब ये 2 सीट ऐसी हैं जिस पर नजर उत्तराखंड की टिकी हुई है, पूरे उत्तराखंड में इस समय इन 2 सीटों की चर्चा है। देखने वाली बात है क्या होता है, लेकिन इन उम्मीदवारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, मैं सबसे पहले मंगलोर की ही बात करूंगा। आपको हैरानी हुई जब ये नाम सामने आया, ये उम्मीदवार का नाम सामने आया? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, या आपको लग रहा था या चर्चाएं थी कि नाम सामने आ सकता है भड़ाना साहब का? कमल कौशिक, नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि करतार सिंह भड़ाना का नाम पहले भी सियासी चर्चाओं में था जी। जिस वक्त ये चर्चा थी कि स्वामी यतीश्वरानंद, यहाँ बताना ये जरूरी होगा कि दोनों सीटों पर हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो राजेंद्र सिंह भंडारी, और अगर मंगलौर सीट की बात करें उपचुनाव में तो करतार सिंह भड़ाना। इनका नाम पिछले 3 महीने से सुर्खियों में था कि करतार सिंह भड़ाना को यहाँ बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि जो पैनल था, करीब 11 लोगों के नाम का पैनल ऊपर गया था, 11 नाम थे, जिसमें पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद भी शामिल थे। लेकिन बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो इस सीट पर अपनी जीत को दर्ज करा सकता, क्योंकि इस सीट के जो जातीय समीकरण है वो यहाँ मुस्लिम बाहुल्य सीट मंगलौर सीट को माना जाता है, लेकिन यहाँ गुजर और जाट समुदाय भी बड़ी संख्या में है। तो एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, लेकिन वो चेहरा शायद बीजेपी को उत्तराखंड में नहीं मिला है। और क्योंकि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं करतार सिंह भड़ाना, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 3 से 4 महीने के भीतर इनकी ही चर्चाएं चल रही थी, ऐसा नहीं कि इनकी चर्चाएं नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था, ऐसा लगता था कि बीजेपी उत्तराखंड से किसी को बनाएगी। लेकिन अब करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर से अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, इंतजार खत्म हो गया। और राजेंद्र सिंह भंडारी जो पहले कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी प्रत्याशी होंगे। बीजेपी का इंतजार तो खत्म हो गया और दावा भी किया जा रहा है बीजेपी की ओर से इस सीट पर जीत को दर्ज कराएगी। लेकिन अभी इंतजार करना है कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है मंगलौर सीट पर काजी निजामुद्दीन को कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है, ये बड़ी खबर है। और करतार सिंह भड़ाना के सामने काजी निजामुद्दीन को उतारा जा सकता है। और दूसरा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्योंकि सरवत करीम अंसारी यहाँ से विधायक रहे थे, उनका निधन हुआ था, सीट खाली हुई थी, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके परिवार से बसपा किसी को टिकट नहीं दे रही है। ये भी बड़ी खबर है, क्योंकि बसपा का अगर कोई कमजोर चेहरा खड़ा होता है या बसपा किसी को टिकट ही नहीं देती है, तो फिर मुकाबला यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहने वाला है। कमल। राव शफात अली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए विस्तार से। और उत्तराखंड के खास बुलेटिन में विस्तार से फिर से हम चर्चा भी करने वाले हैं इसी खबर पर, ताकि आप राजनीतिक मायने समझ सके जो 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। एक अहम खबर जिसके बारे में जानकारी आपको दे दें, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। हिमाचल सदन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उपचुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 3 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में भी है और इन तीनों सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, यह सवाल बड़ा है। क्या प्रत्याशियों के नामों के मंथन को लेकर ही ये उनका दौरा है? देखने वाली बात है। हाईकमान से चर्चा जरूर हो सकती है। देरा हमीरपुर नालागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है। नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देरा से राजेश शर्मा और नरदेव कंवर के नाम पर चर्चा चल रही है। हमीरपुर विधानसभा से प्रत्याशियों के नाम पर संशय अभी बना हुआ है।